हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। मैं हूं वैभव अग्रवाल और हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा आज का टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चे इससे पहले के और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं आप तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो बच्चे फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ। उससे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमेशा देता हूँ मैं, वो ये कि बेटा जल्दी से मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम यहाँ पे हमेशा के लिए दर्ज हो जाए और मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने बच्चों ने ये लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है, फिलहाल प्यारे बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज़ होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली करंट शोज 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, जिसमें से एक है आपका हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज़ होती है बेटा, वो एक अगला चैप्टर है, उसमें हम पढ़ाएंगे। शॉर्ट में ब्रीफली बताऊं तो ये कि कहीं पे भी अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। दूसरा था आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें एक केमिस्ट्री में चैप्टर है, वो हम समझाएंगे आपको। ब्रीफली बताऊं तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या कोई कंपाउंड लेते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट जिलेट से, जैसे वाटर ही ले लिया, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं 2 तारों के थ्रू बैटरी से डायरेक्ट करंट के थ्रू इलेक्ट्रोड्स डाल के एनोड कैथोड, तो वो जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके नए सब्सटेंसेस बनाने लगता है, उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। करंट फ्लो कराने से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, इसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। और तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो क्या चीज़ होती है, अगर कभी भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होते होते वो वायर गर्म होने लगता है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है, तो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है वायर में, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन बात ये आई, सर ऐसा होता क्यों है कि करंट फ्लो होने से वायर गर्म क्यों हो जाता है। आपने देखा तो होगा कि कई बार जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, अगर आप उसको बहुत देर तक चलाएं, इलेक्ट्रिक आयरन है या हीट कन्वेक्टर है, तो इसको अगर बहुत देर तक ऐसे अप्लायंसेस चलाएं तो उसका आप तार छू के देखते हैं तो गर्म हो जाता है। तो हाँ, इससे ये बात तो प्रूफ होती है कि करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन किसी में ज़्यादा हीट, किसी में कम हीट। जैसे भारी अप्लायंसेस, हाई पावर वाले अप्लायंसेस जब आप चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर आप लो पावर वाले अप्लायंस चलाएं तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन होती सब में है। क्यों होती है वो समझिए प्यारे। जैसे आप देखते हैं, अगर आप 2 हाथ को रगड़ें, कोई भी चीज़ रब करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हाथ गर्म हो जाता है, या आप 2 चीज़ें टक्कर होती हैं, जैसे आप अपने हाथ की ही टक्कर कर लीजिए, बार बार टक्कर करें तो हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप लोहे की हथौड़ी को कील पे बार बार ठोकेंगे कि किसी चीज़ पे मारेंगे तो वो वहाँ से चीज़ गर्म हो जाती है बार बार टक्कर से। कोलिजन से आपकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जैसे ये आपने पहले पढ़ा है। ऐसे ही क्या होता है, जब प्यारे किसी वायर में इस तरीके से, ये वायर है, मान लें कंडक्टर है इस तरीके से, ये से हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, ये इसका स्विच है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हैफेजर्ड डायरेक्शन में अपने आप इधर उधर मूव करते रहते हैं जब तक स्विच ऑन नहीं किया है। और रास्ते में कौन रखा होता है, पॉजिटिव आयंस, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये जो इसकी ए साइड है, ए साइड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से ये हायर पोटेंशियल पे
हो जाती है प्लस, और ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे हो जाती है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागने लगते हैं, करंट फ्लो होने लगता है, प्लस की तरफ भागते हैं, प्लस वाली साइड की तरफ भागते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं एक तरफ तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने से जो रास्ते में रखे हुए पॉजिटिव आयंस हैं इनसे टक्करें होती हैं, इनकी टक्करें होती हैं, इसमें कोलिजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते चलते बार बार एनायन से टकराते हैं, और टक्कर से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस जब होती है तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसका अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो होगा ये कि जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो जब होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, लेकिन टक्करों की वजह से बार बार उनकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन अगर करंट को फ्लो होते रहना है कंटिन्यूसली तो करंट को कुछ ना कुछ वर्क करते रहना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहें, और वो जितना वर्क करेगा उतनी ही उसमें एनर्जी बनेगी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो अगर हमें हीट एनर्जी निकालनी है कितनी बनेगी, तो हमें उसके लिए क्या निकालना होगा? वर्क, क्योंकि ऑलवेज वर्क इज इक्वल टू हीट एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी निकालनी है तो हम वर्क निकाल लें, और वर्क कैसे निकालें? वर्क का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। इट्स डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा इसके हिसाब से वर्क का क्या फॉर्मूला हो गया? जी हाँ, वर्क का फॉर्मूला हो गया V इंटू क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W की जगह V इंटू क्यू। यहाँ पे Q का और V का फॉर्मूला डाल दें। बेटा ओम्स लॉ के हिसाब से फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है, एंड Q का फॉर्मूला का डालें यहाँ पे तो हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। देयरफॉर Q का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू टी। तो V की जगह लिख दे रहे हैं हम IR और Q की जगह लिख दे रहे हैं IT। तो आप देखिए एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया? I स्क्वायर R T। तो ये हीट एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया। अरे ये फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपको पहले से ही ये फॉर्मूला याद है। वैसे एनर्जी के और भी फॉर्मूले होते हैं, I स्क्वायर आर टी के साथ साथ E इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन आर टी। लेकिन अगर आपको हीट एनर्जी निकालनी है तो हीट एनर्जी का आप यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि दूसरे फॉर्मूले से भी जो एनर्जी निकलेगी उससे भी आप हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया, इसमें क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी है, तो कई बार कई बुक्स में इसे E की बजाय H से भी डिनोट कर दिया जाता है बाय शोइंग दैट इट इज़ हीट, H, हीट एनर्जी। और दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया है इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो एक बार बता दूं क्या होता है, जो हीट एनर्जी का आपका फॉर्मूला आया है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ये कहता है, इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि हीट एनर्जी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से? एक तो I स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा रेजिस्टेंस पे, और तीसरा टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब किसी भी वायर में अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीसरा टाइम के डायरेक्टली। बात आई करंट पे क्यों डिपेंड कर रही है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी बनेगी। बोले सर रेजिस्टेंस पे क्यों डिपेंड कर रही है? ऑब्वियसली प्यारे, जितनी ज़्यादा रास्ते में रुकावटें होंगी उतनी ज़्यादा टक्करें होंगी, उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। बोले सर टाइम पे क्यों डिपेंड कर रही है? ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा देर तक फ्लो करवाने को अलाउ
करेंगे करंट को, उतनी ज़्यादा देर तक बार बार टकराएगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी बनेगी। तभी आपने देखा है कोई अगर अप्लायंस ज़्यादा देर तक चलता रहे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई अप्लायंस में करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम टाइम डबल कर दें, डबल टाइम के लिए करंट फ्लो करवाएं, तो उसकी हीट एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो अगर टी की जगह 2t कर देंगे तो हीट एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ऐसे ही बताइए अगर रेजिस्टेंस डबल कर देंगे, रुकावट डबल कर देंगे, तो हीट एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? जी यस, बिल्कुल, आर डबल करने से हीट एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगी। ऐसे ही बताइए अगर करंट ट्वाइस कर दें, करंट आई की जगह 2i कर दें, तो हीट एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? यहाँ पे आप डबल मत बोल देना, क्योंकि 2i किया है, होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करने से ये 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कहोगे अगर करंट को डबल करेंगे तो हीट एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। लेकिन बात आई बेटा, जो वायर्स में या किसी भी अप्लायंस में हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, वो हर अप्लायंस में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अगर कोई, जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, तो बताइए कॉपर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या कम? जी हाँ, कॉपर का क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है, वो गुड कंडक्टर है, तो उसमें रुकावट कम होती है। रुकावट कम होने की वजह से उसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स यूज़ होते हैं पंखे को कनेक्ट करने के लिए, लाइट को कनेक्ट करने के लिए, वो कॉपर के बने होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं हीटर की, तो बेटा जैसे हीटर की जो कॉइल होती है, आप देखते हैं जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो हीटर की जो कॉइल है वो रेड हो जाती है। रेड क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। वो एक मेटल की बजाय किसकी बनी होती है? एलॉय की बनी होती है, जो इस चैप्टर में मैंने पहले बताया था, जैसे कि नाइक्रोम की बनी होती है। उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होने की वजह से हीट एनर्जी भी ज़्यादा बनती है। तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो बोले सर एप्लीकेशंस बताइए कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है इसका इफ़ेक्ट, मतलब कहाँ कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जहाँ पे करंट फ्लो कराने से वायर हीट अप हो जाते हैं। तो देखिए इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, जैसे हम इलेक्ट्रिक टोस्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, गीज़र की बात करें, या फिर इमल्शन रॉड्स की बात करें। बेटा जब इसको हम करंट देते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो ये सारे जो अप्लायंसेस की जो कॉइल होती है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम इमल्शन रॉड या गीज़र की बात करें तो वो पानी को गर्म कर देते हैं। टोस्टर की बात करें तो वो उसमें जो भी फूड आइटम ब्रेड वगैरह डाली है उसे गर्म कर देता है। ऐसी इलेक्ट्रिक आयरन में भी कॉइल लगी होती है, कौन से मटेरियल की? जी हाँ, ऐसे एलॉय की जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और वो चीज़ों को गर्म करते हैं। लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे जो भी हीटिंग एलिमेंट जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होना चाहिए, साथ साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हीट होने से कहीं मेल्ट ना हो जाए। फिलहाल एक तो ये एप्लीकेशन बताई मैंने, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। बच्चे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं जिसमें फिलामेंट लगा होता है, उसमें जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो वो ग्लो होने लगता है। तो आपको मालूम है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो फिलामेंट किस मटेरियल का होता है? जी हाँ, टंगस्टन का होता है वो फिलामेंट। टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है तो वो हीटअप होने लगता है। लेकिन उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी और भी होती है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ना ही मेल्ट होता है ना ही ऑक्सीडाइज होता है। दैट्स वाई इन बल्ब्स टंगस्टन इज़ यूज्ड। बोले सर इसकी कोई और एप्लीकेशन? जी हाँ, एक एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में।
बेटा फ्यूज़ आपने सुने हैं क्या होते हैं? फ्यूज़ एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। जैसे आपने कटआउट्स देखे होंगे, बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं मेन सर्किट बोर्ड में घर के लगे होते हैं, अगर हम उसे निकाल दें तो करंट बंद हो जाता है, या कभी कभी हैवी करंट एकदम हाई वोल्टेज आ जाता है तो वो ब्लो ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर करंट नहीं आ पाता, तो उसे हम फ्यूज़ कहते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो फ्यूज़ एक कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान लें ये इस तरीके से लाइव वायर आ रहा है, लाइव वायर अंदर न्यूट्रल वायर के साथ किसी एक टीवी से कनेक्टेड है, एलईडी टीवी है, बहुत महंगा एलईडी टीवी है, 2.5 लाख का एलईडी टीवी लाए। अभी क्या होगा कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा, मान लें किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से एकदम हैवी करंट आ गया, तो बेटा अगर ये हैवी करंट इस टीवी के अंदर चला जाए, एलईडी के अंदर, तो बेटा इसके अप्लायंस के तार और अंदर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स सारे फूक जाएंगे, जिसकी वजह से ये बेकार हो जाएगा हैवी करंट के आने की वजह से। ऐसा ना हो, ऐसी अनहोनी ना घटे, उसके लिए क्या किया जाता है, लाइव वायर के रास्ते में एक इस तरीके से फ्यूज़ वायर लगा दिया जाता है, इस तरीके से फ्यूज़ वायर लगा दिया जाता है, जो क्या करता है कि अगर कभी भी हैवी करंट आता है तो ये मटेरियल ऐसे मटेरियल का होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस तो हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वो लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हैवी करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट भी ज़्यादा बनती है, और हीट ज़्यादा बनने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और मेल्ट होने से ये तार टूट जाता है। और बेटा जब तार टूट जाएगा तो लाइव वायर में जो करंट आ रहा था वो अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा और आपके एक्सपेंसिव अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ का काम हो गया, इट इज़ यूज टू लिमिट, एक लिमिट कर देता है कि इससे ज़्यादा करंट फ्लो ना हो। तो ये फ्यूज़ वायर में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही यूज़ होता है, हीट की वजह से ही ये मेल्ट हो पाता है। मैंने वर्ड यूज़ किया इट इज़ यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। जैसे अलग अलग लिमिट के फ्यूज़ वायर आते हैं, जैसे अगर ये 5 एम्पियर का अगर हमने फ्यूज़ लगाया, इसका मतलब ये है कि इट विल अलाउ अ मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, करंट ज़्यादा हुआ तो हीट ज़्यादा बनने की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्यूज़ वायर की। लेकिन बोले सर ऐसा कौन सा मटेरियल लें जिसका रेजिस्टेंस तो हाई हो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो हो। बोले सर नाइक्रोम ले लीजिए, सर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अरे नहीं, नाइक्रोम मत ले लेना। अरे अगर यहाँ नाइक्रोम ले लोगे तो रेजिस्टेंस तो हाई होता है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अरे हीट अप तो होगा लेकिन मेल्ट ही नहीं हो पाएगा, और मेल्ट ही नहीं होगा तो सर्किट टूटेगा कैसे। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई। बोले कौन सा मटेरियल, तो याद रखिए ऐसे फ्यूज़ वायर में मटेरियल यूज़ होता है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। क्या? अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज इन फ्यूज़ वायर। चलिए ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, जैसे कोई एक हीटर है, इस तरीके से हीटर है, हीटर में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट होता है जो रेड हो जाता है, और एक तार होता है जो मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, वो उसे करंट देता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो बेटा जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन जो उसका कनेक्टिंग वायर होता है वो रेड हॉट नहीं होता। गिव रीज़न। तो बच्चे शायद अब आप इतना सब समझने के बाद आंसर खुद कर पाएँ। सुनिए, इसलिए वो जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो एलॉय का बना होता है, जैसे नाइक्रोम, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो उसे रेड हॉट कर देती है। बट जो कनेक्टिंग कॉर्ड होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर वायर, जो कि एक मेटल है, गुड कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से उसमें हीट बहुत ना के बराबर प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो गर्म या रेड हॉट नहीं होता। तो बच्चे ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो जल्दी से उस पर नज़र मार लेते हैं।
तो प्यारे क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। आगे पढ़ने से पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम नोट करते जाते हैं। 250 वोल्ट क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे किससे डिनोट करते हैं? जी हाँ, V से 250 वोल्ट आपको दे रखा है। इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। ये क्या चीज़ हो गई? रेजिस्टेंस कितना? 500 ओम। अच्छा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेट करंट। करंट फर्स्ट पार्ट में करंट पूछा है। सिंपल बेटा, ये तो सिंपल है। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या? IR। इससे I निकाल लीजिए। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 250, R है 500, ये आपका हो गया 1/2 यानी 0.5, और यूनिट क्या होगी करंट की? एम्पियर। सेकेंड पार्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल। हीट निकालनी है। तो बेटा ध्यान आया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से आपको हीट का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है? I² RT। तो सिंपल लगा दीजिए, I है, R है, T है। I आपका आ गया 0.5 का स्क्वायर। R कितना है? जी हाँ 500, और टाइम सेकंड में कितना दे रखा है? 10। लगा दीजिए आंसर। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में हमेशा सारी वैल्यूज़ SI यूनिट में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर मिनट में दे रखा होता तो उसे आप सेकंड में ही करते। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5, और आज के आगे 4 0, पॉइंट हटा अपॉन 10 करने से 2 0 कटेंगे। 5 5 25, 5 125, और 1 0 और यूनिट क्या होगी हीट एनर्जी की? जी हाँ, जूल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। साफ साफ क्या पूछा गया है? क्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क? हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन 96000 कूलम ऑफ चार्ज। वो क्या दे रखा है? चार्ज। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? जी हाँ, या तो स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। 96000 कूलम, कूलम की शॉर्ट फॉर्म कैपिटल C, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। ये क्या चीज़ हो गई? जी हाँ, टाइम। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट क्या चीज़ हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिनोट होता है V से। अब बेटा हीट का फॉर्मूला वैसे तो आपने पढ़ा है क्या? I² RT। I² RT। तो T आपको दे रखा है, R नहीं दे रखा, और I भी नहीं दे रखा। तो आप क्या करेंगे? Q तो दे रखा है, Q और T से क्या निकाल सकते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। Q और T से, Q और T किसके फॉर्मूले में आता है? जी हाँ, I के फॉर्मूले में। इससे आप निकाल लीजिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T से I निकाल लीजिए। चार्ज कितना? 96000, और टाइम R में मत रख देना। ये जब SI यूनिट है तो नीचे भी SI यूनिट होगी। R को सेकंड में करोगे 60 इंटू 60, तो ये करंट आ जाएगा आपका कितना? एम्पियर में। अब बेटा आपके पास I आ गया, यहाँ रख देंगे, लेकिन R नहीं दे रखा, तो पहले आपको R निकालना पड़ेगा। R कैसे आएगा? V दे रखा है, I निकल आया, इससे R निकाल लेंगे और फिर तीनों वैल्यूज उसमें डाल के निकाल लेंगे। लेकिन प्यारे हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन आप चाहें जो दूसरे फॉर्मूले बताए थे मैंने वो भी आप लगा सकते हो। जैसे कौन सा? क्योंकि यहाँ पे V, I और T दे रखा है, तो आप VIT भी अगर लगाओ तो भी वही आंसर आएगा। V साफ साफ आपको दे रखा है 50, I आपको दे रखा है क्या? 96000 अपॉन टाइम दे रखा है आपको ये यहाँ पे 60 इंटू 60, और यहाँ पे अगर आप देखें टाइम यहाँ भी डालेंगे 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा वही इसकी हीट एनर्जी का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। कह रहे हैं टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। बेटा अगर मटेरियल सेम है तो बताइए दोनों वायर्स का
क्या सेम होगा? मटेरियल सेम होने का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, ठीक है। इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, बेटा अगर लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर मतलब एरिया भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है। लेंथ सेम है, डायमीटर सेम होने की वजह से उनका एरिया भी सेम होगा, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ऐसा उन्होंने डायरेक्ट बोलने की बजाय ये स्टेटमेंट लिख दी। कह रहे हैं ये जो दो रजिस्टर्स हैं जो कि सेम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के हैं, दोनों का रेजिस्टेंस आर आर है। चलो आर आर की बजाय एक्स मान लें, दोनों का रेजिस्टेंस एक्स है। पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर देन इन पैरेलल। लो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दे रहे हैं। इस तरीके से पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, R1 और R2, और फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। ये लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये R1 और ये R2, ठीक है। कनेक्ट किससे किया है? कनेक्ट किससे किया है? अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जो बैटरी लगाई है वो सेम है। अगर यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ भी V वोल्ट की बैटरी ही लगाई है, ठीक है। बैटरी सेम है, ठीक है। तो बोल रहे हैं इन दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगी, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसकी पूरी हीट और इसकी पूरी हीट का रेशियो निकालना है। इधर वाले की हीट मान लें H1 और इधर वाले की हीट मान लें H2, ये दोनों अलग अलग निकाल के इन दोनों का सिंपली रेशियो निकाल देंगे। बच्चे कैसे निकालें? उसके लिए पहले मार्किंग करिए। दोनों का रेजिस्टेंस सेम था तो यहाँ भी x लिख दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए, ये भी x, ये भी x, ठीक है। दोनों की हीट एनर्जी निकालनी है। बेटा वैसे तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT, तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ हमें लगाना चाहिए। इसका टोटल I स्क्वायर RT, इसका टोटल I स्क्वायर RT, और सिंपली कर देंगे। लेकिन मेरी ये एडवाइस रहती है, ये एक टिप है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 रजिस्टर या 3 रजिस्टर सीरीज या पैरेलल में हैं और उस केस में हमने पावर निकालनी है या हीट एनर्जी निकालनी है। पहले मैं पावर का बता दूं, पावर का फॉर्मूले 3 होते हैं पीटी के अलावा, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अगर पावर के ये 3 फॉर्मूले हैं तो एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी हो या चाहे एनर्जी हो, एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले होंगे। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला PT होता है तो P की जगह अगर VI रखें तो E इज इक्वल टू VIT, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। ये 3 फॉर्मूले होंगे इसके। तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें सिंगल रजिस्टर का पावर या एनर्जी निकालनी है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्टर्स पैरेलल या सीरीज में दे रखे हैं 2-4 रजिस्टर्स और फिर कहा गया है कि टोटल पावर या टोटल एनर्जी निकालिए, तब भी कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इन तीनों में से। लेकिन अगर जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो लगाएंगे आप तो आंसर चुटकियों में निकलेगा। क्या फॉर्मूला? आप देखिए, बताइए। सीरीज जब 2 या 2 से ज़्यादा हो तो जो पहला वाला फॉर्मूला है बेटा, ये इसको अवॉइड करिए, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। ये दोनों फॉर्मूले में से सीरीज़ में कौन सा लगाओगे? अगर सीरीज़ की बात करें तो बेटा सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज? जी हाँ, करंट सेम होता है। करंट सेम होता है तो बताइए इन दोनों फॉर्मूले में से किस में I आ रहा है? ऊपर वाले में I आ रहा है, ऊपर वाले में I आ रहा है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना? जब कई सारे रजिस्टर्स सीरीज में हो। ऐसे ही पैरेलल में क्या सेम होता है? क्या सेम होता है पैरेलल में? V। तो V सेम होने की वजह से बताओ किस फॉर्मूले में इन दोनों में से V आ रहा है? इसमें आ रहा है V, तो ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगाना, ठीक है। जिसमें I आ रहा है वो सीरीज, जिसमें V आ रहा है वो पैरेलल। ऊपर वाले फॉर्मूले में दोनों V और I आ रहे हैं तो ये किसी में मत लगाना।
फिर से बोल रहा हूँ, लगा तो कोई भी फॉर्मूला सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया वो लगाओगे तो आंसर इजीली और बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, याद कर लो, सीरीज में आई वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर या आई स्क्वायर आर टी, और पैरेलल में वी वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर और वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये करके करें तो देखें क्या होगा, क्योंकि दोनों की हमें हीट एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के ये तो हटा ही दो, पावर नहीं निकालनी है, एनर्जी निकालनी है बेटा। तो एनर्जी के लिए सीरीज में ये वाला फॉर्मूला, पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला। एनर्जी का हीट का वैसे ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हीट तो एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी के कोई भी फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन सीरीज में ये, पैरेलल में ये। फिलहाल चलिए इसकी हम निकालते हैं हीट एनर्जी। फर्स्ट केस की हीट एनर्जी का फॉर्मूला सीरीज वाले के लिए आप लगाओगे क्या, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे क्योंकि टोटल की हीट एनर्जी निकालनी है, तो टोटल का करंट, टोटल का रेजिस्टेंस, टोटल का टाइम। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल के रेजिस्टेंस की। सीरीज में बेटा R1 और R2 का मिला के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अभी टोटल का करंट निकालना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, H1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टोटल करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से टोटल V अपॉन टोटल R। बताओ टोटल का V कितना है, जी हाँ V, और टोटल का R कितना है, ये निकाला 2x। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ डाल दीजिए। I आपका आया है V अपॉन 2x, R आया है टोटल का 2x, और टाइम है t। यहाँ पे v का स्क्वायर अपॉन 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू टी। 2x से 2x कट किया, और बेटा ये आपका h1 आ गया कितना, h1 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। ये आपका H1 आ गया। अब बात आई यहाँ की हीट निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए आप पैरेलल वाला v स्क्वायर अपॉन आर टी लगाएंगे फॉर्मूला। लीजिए यहाँ मैं लगा रहा हूँ हीट का फॉर्मूला क्या, v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इसमें आपको टोटल v चाहिए होगा और टोटल r चाहिए होगा। टोटल r की बात करें, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, तो टोटल r का फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका हो जाएगा कितना, 1 प्लस 1, ये 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। लेकिन इसे उल्टा करें तो R इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। यहाँ लगा दीजिए, टोटल का वोल्टेज तो है आपका V, टोटल का रेजिस्टेंस आपका आ गया है x/2, और टोटल टाइम t, जो इतने टाइम के लिए यहाँ फ्लो कराया उतने ही टाइम के लिए वहाँ फ्लो, तो टाइम दोनों का सेम है। इसमें 2 ऊपर चला जाएगा तो h2 आ गया 2v स्क्वायर टी अपॉन x। ठीक है, ये h2 आ गया और ये h1 आ गया था। दोनों का रेशियो निकालना है, सिंपली रेशियो निकाल दीजिए, h1 अपॉन h2। ये आपका आ गया v स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी अपॉन, ये आया है आपका v स्क्वायर 2v स्क्वायर टी अपॉन x। ऐसा करने से बेटा आप देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये वैसे ही रहने दें, v स्क्वायर टी अपॉन 2x, और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन 2v स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ऐसा करने से ज़रा देखिए, जो कट रहा है काटिए, x से x कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, t से t कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 2 2 ज़ा 4, तो रेशो क्या आ गया 1:4, 1:4, h1 h2। h1 किसका है, सीरीज का, और h2 किसकी है, पैरेलल। आ गया आपका कितना 1:4। इसका मतलब सीरीज में कम हीट बनेगी और पैरेलल में ज़्यादा हीट बनेगी। तो प्यारे ये आंसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है जो हमारा 1:4 आया है, कई बुक्स में इसकी जगह 4:1 दे रखा है,
जो कि गलत है। तो आप अगर कहीं बुक्स में देखें तो आप समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सही है या वो सही है। ऑब्वियसली ये सही है। और क्योंकि उन्होंने रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस सीरीज और पैरेलल का पूछा है, पहले सीरीज लिखा है फिर पैरेलल लिखा है, तो हमेशा ऊपर सीरीज नीचे पैरेलल, सीरीज और पैरेलल का ही निकालेंगे 1:4। और अगर यहाँ लिखा होता पैरेलल टू सीरीज निकालिए तो पहले पैरेलल फिर सीरीज करते, ऊपर पैरेलल नीचे सीरीज रखते, पैरेलल टू सीरीज का तब आता 4:1। फिलहाल बच्चे ये आपका आज का लेक्चर है। इसके न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस के लिए आप असाइनमेंट से कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का और रह गया है जो ICSE बोर्ड में तो है बट CBSE बोर्ड में 10th क्लास में नहीं है। बट आई एडवाइज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ CBSE ऑल्सो कि वो अगले लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, जिसमें मैं आपको EMF ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, जो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चंस करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल बच्चे, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे थे, क्या करना है, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम इस लेक्चर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और ये आज के लिए पूरा लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।